हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पश्चाताप की आग। बरसों पहले वो अपने दोनों बेटों रौनक और रोशनवापति नरेश को लेकर भारत से अमेरिका चली गई थी। नरेश पास ही बैठे धीरे धीरे निशा के हाथों को सहला रहे थे। सीट से सिर टिकाकर निशा ने आंखें बंद कर ली। जहन में बादलों की तरह ये सवाल उमड़ घुमड़ रहा था कि आखिर क्यों पलटकर वो वापस भारत जा रही थी। जिस ममत्व प्यार अपनेपन को वो महज दिखावा व ढकोसला मानती थी, उन्हीं मानवीय भावनाओं की कद्र अब उसे क्यों महसूस हुई, वो भी तब जब वो अमेरिका की एक प्रतिष्ठित फर्म में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर थी। साल के लाखों डॉलर, आलीशान बंगला, चमचमाती कार, स्वतंत्र जिंदगी, यानी जो कुछ वो चाहती थी वो सब कुछ तो उसे मिला हुआ था। फिर ये विरक्ति क्यों, जिसके लिए निशा ससुराल को छोड़कर आत्मविश्वास और उत्साह से भरकर 7 समंदर पार गई थी। वो ही निशा लुटे पिटे कदमों से मन के किसी कोने में पछतावे का भाव लिए अपने देश लौट रही थी। उद्घोषिका की आवाज सुनकर नरेश ने निशा की सीट बेल्ट बांध दी। आंखें खोलकर निशा ने देखा तो पाया कि नरेश कुछ अधिक ही उत्साही नजर आ रहे थे। एकदम बच्चों की तरह बार बार खिलक कर हंस रहे थे। इतना खुश इन 20 सालों में वो पहले कभी नहीं दिखे। अमेरिका की धरती पर तो नरेश ने एक लंबी चुप्पी ही साध ली थी, और उनकी चुप्पी को कमजोरी समझकर निशा अब तक अपनी मनमानी करती रही थी। आंखों ही आंखों में नरेश बार बार निशा को भरोसा दिला रहे थे कि देखना, हवाई अड्डे पर हमें लेने बाबूजी जरूर आएंगे। मेरे रिश्तों की नींव इतनी कमजोर नहीं कि जरा से भूकंप से हिल जाए। सामान लेकर बाहर आने के बाद भी जब कोई घर का सदस्य नजर नहीं आया तो नरेश थोड़ा परेशान हो गए। पर तभी पीछे से आवाज आई, मुन्ना। पलट कर देखा तो शीतल गरिमामयी व्यक्तित्व के स्वामी बाबूजी खड़े थे। माँ के अंतिम संस्कार में ना आ सकने के कारण शर्म से गड़े जा रहे नरेश को आगे बढ़कर बाबूजी ने हृदय से लगा लिया। बहू निशा, जो भारत की धरती पर उतरने से पहले तक चरण स्पर्श को अति विनम्रता प्रदर्शन मानती थी, अनायास ही अपने ससुर के कदमों में झुक गई। बाबूजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बचपन और बुढ़ापा एक जैसा होता है। बालक और बूढ़े जितनी जल्दी रूठते हैं उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं। बाबूजी से स्नेह पाते ही निशा और नरेश दोनों की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे, और एक पिता के रूप में चौधरी निरंजन दास की अनुभवी आंखें ताड़ गईं कि दाल में जरूर कहीं कुछ काला है। पर वो ये सोचकर खामोश रहे कि बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप की गोद में अपने आप को हमेशा महफूज समझते हैं। इसके बाद 2 सुंदर सजीले मजबूत कद काठी के नौजवान आए और चट से निशा के पैरों में झुक गए। दोनों में से एक ने आंख दबाकर पूछा, क्यों चाची, पहचान रही हो या नहीं? और फिर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। निशा अपलक दोनों को देखती रह गई। तो ये बड़े जेठ के बेटे केशव और यश हैं। सुंदर, सुशील, विनम्र और रुबीले, बिल्कुल अपने दादा की प्रतिकृति, जिन्हें कभी दिशा देहाती, गंवार और उज्जड़ कहा करती थी, जो धूल सने हाथों से कच्ची अम्मियां तोड़कर खाते थे और जिनकी नाक हमेशा बहती रहती थी। ऐसे दोनों बच्चों के चेहरों से अब विद्वता और शालीनता टपक रही थी। ये सोचकर निशा को शक भी हुआ कि हमेशा घरेलू कामों में व्यस्त रहने वाली जेठानी के हाथों ने कौन से सांचे में ढालकर इन्हें इतना योग्य बनाया है। निशा के विचारों की कड़ी अपनी जेठानी रमा की आवाज सुनकर टूटी। साधारण रूप रंग, थुलथुल बदन, चौड़े किनारे की साड़ी पहन रमा ने बाहों के बीच बड़ी बिंदी लगाई हुई थी। बड़े प्रेम से वो निशा के गले मिली और कान में धीरे से फुसफुसा कर बोली, देवरानी जी, कम से कम बिंदिया तो लगाया करो। पहले निशा उनके इस तरह टोकने पर चिढ़ती थी क्योंकि वो उन्हें एक औसत सोच वाली घरेलू महिला भर समझती थी। पर आज इस बात पर मन में कोई भाव नहीं आया। रमा के चेहरे पर परम संतुष्टि के भाव, असीम तेज और आत्मत्याग की पवित्र आभा के दर्शन हुए। गाड़ी में बैठने के बाद बाबूजी ने कहा,
कि रौनक और रोशन भी साथ आ जाते तो उन्हें भी नजर भरकर देख लेता, और गीली पड़ गई आंखों की कोर को वो कंधे पर पड़े सफेद गमछे से पोंछने लगे। रौनक और रोशन का नाम सुनते ही निशा और नरेश दोनों के चेहरों से चमक गायब हो गई। क्या कहे निशा, कैसी परवरिश दे सकी वो अपने बेटों को। एक आज फ्लोरिडा के जेल में बंद है, तो दूसरा आजाद जिंदगी के फैशन की तर्ज पर किसी पैसे वाली अमेरिकी महिला के साथ होटल में रह रहा है। किस गर्व से अभिमानित होकर वो अपने दोनों बेटों को ससुराल के सामने रखती और कहती कि देखो, तुम लोगों से दूर ले जाकर उस नई दुनिया का नवीन चलन अपनाकर किस कदर मैंने इनकी जिंदगी संवारी है। गाड़ी रुकी तो देखा ससुराल आ गई। पुरखों की हवेली दो हिस्सों में बांट दी गई थी। अंदर कदम रखते ही निशा ने देखा सामने सास की बड़ी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर पर चढ़ाए ताजे फूल इस बात के गवाह थे कि उनके प्रति घर में रहने वालों की संवेदनाएं अभी बासी नहीं हुई थी। अतीत के चलचित्र परत दर परत निशा के सामने खुलने लगे। अमेरिका में उसका बड़ा सा घर, पैसे को लेकर माँ और बेटे के बीच बहस, फिर हाथ में हथौड़ा लेकर रौनक का उसके सिर पर वार करना और पैसे लेकर घर से भागना, फिर पुलिस हथकड़ी, और इसके आगे वो कुछ सोच नहीं सकी और बेहोश हो गई। होश में आई तो देखा केशव उसके पैरों के तलवे सहला रहा था। यश डॉक्टर को लेने गया हुआ था और बाबूजी सिरहाने बैठे थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। बाबूजी उन बहते आंसुओं को देखकर सोच में पड़ गए। बड़े प्रेम से निशा के सिर पर हाथ फेर कर बोला, बिटिया, तू मुझसे लड़ती रही पर रोई नहीं। आज विदेश से ऐसा कौन सा दुख हृदय में बसाकर लाई है जो पलकों पर आंसू हैं कि सूखते नहीं। निशा सूनी आंखें लिए बाबूजी को देखती रही। दूसरे दिन जब निशा की नींद खुली तो देखा नरेश परिवार के साथ बैठकर हंस हंस कर नाश्ता कर रहे हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग ऐसे उंगली चाट चाट कर खा रहे हैं जैसे इतने सालों तक अमेरिका में ये भूखे ही रहे। अमेरिका में गुमसुम से अकेले मेज पर बैठकर टोस्ट चबाते थे। ऑफिस में भी ठंडा गरम जैसे भी मिलता खा लेते थे। तब निशा को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो महज पेट भरने के लिए खा रहे हैं। अपने बच्चे थे, फिर भी उनसे बात इंटरनेट या ईमेल के जरिए होती। पैसों की जरूरत क्रेडिट कार्ड पूरी कर देता था। इस अकेलेपन से नरेश अंदर ही अंदर घुटते रहे और मुरझा गए। निशा को लगा कि नरेश एक ऐसे पौधे की तरह थे जो खुली हवा और स्वतंत्र वातावरण में सांस लेना चाहते थे, पर उसने उस पौधे को सजावट बढ़ाने के लिए फैशनेबल ढंग से ट्रिम किया और गमले में सजा दिया, जिससे वो पौधा खिलने के बजाय मुरझा गया। वो बिस्तर से उठी और फ्रेश होने के बाद जाकर टेबल पर बैठ गई। यश और केशव उससे हंस हंस कर अपने बारे में बताने लगे। पता चला यश कुछ दिन पहले हुए कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होकर लौटा है और केशव खानदानी काम धंधे में पिता का हाथ बटा रहा है। रमा रसोई और खाने की मेज के बीच आ जा रही थी और दोनों बच्चे अपने अपने सामान के लिए माँ माँ करते हुए उनके आगे पीछे घूम रहे थे। ये सब देखकर निशा को लगा रमा दी ने त्याग, समर्पण और अपनत्व भरे स्वाभिमान के जो बीज कूट कूट कर दोनों बेटों में भरे थे, फलित हो रहे थे। वहीं निशा ने अपने दोनों बेटों रौनक और रोशन में भर दिया था अहंकार से भरा लबालब आत्म अभिमान, किसी भी वस्तु को अपनी शर्तों पर पा लेने की लालसा, चाहे कुछ भी दांव पर लग जाए। अमेरिका के एक बहुत बड़े फर्म की जनसंपर्क अधिकारी भारत की एक साधारण सी गृहस्थ महिला से तीव्र ईर्ष्या का अनुभव करने लगी। रमादी को एक बड़ी सी तश्तरी में बाबूजी के लिए गुड़, चना और दूध का ग्लास रख ले जाते हुए निशा ने देखा। धीरे धीरे कलेवा लेते हुए ससुर और बहू आज के राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक मामलों पर चर्चा कर रहे थे। निशा ने रमा को इस बात के लिए कभी चिंतित व असुरक्षित नहीं देखा कि इस अटूट निष्ठा का उसे कैसा प्रतिफल या प्रतिदान मिलेगा, जबकि वो खुद इतनी असुरक्षित थी कि हर पल उसे अपने किए गए हर काम का सीधा साधा फल मिलना बहुत जरूरी था। निशा व नरेश को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि अंग्रेजियत का लबादा ओढ़े उन लोगों के शरीर में एक भारतीय दिल भी है।
जो प्रेम व आस्था के प्रति श्रद्धा रखता है। दोनों पति पत्नी मानसिक रूप से टूट चुके थे। तन से वो कितने ही धनी हो गए, पर मन तो प्रेम व प्यार का कंगाल हो गया था। सुबह ही नरेश और निशा हवेली के पश्चिमी हिस्से की तरफ टहलने निकल पड़े। नरेश उंगली से एक स्थान की ओर इशारा करते हुए निशा से बोले, ये वो बैठक है जहाँ कभी बाबूजी आसन लगाकर बैठते थे और देहातियों की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का निपटारा करते थे। गांव वालों के मेहनत से कमाए धन को बिना किसी लिखा पढ़ी के जमा करते और वक्त पड़ने पर उन्हें सूद समेत वापस भी करते। किंतु वो बैठक अब एक सहकारी बैंक में बदल गई थी, जिसका नाम था निरंजन दास सहकारी बैंक। बैंक में बही खातों का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया था। पास में ही एक निर्माणाधीन ई सेवा केंद्र था, जहां गांव वाले अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ साथ बिजली, टेलीफोन, पानी आदि का बिल भी भर सकते थे। इस प्रगति का श्रेय वो छोटे चौधरी यानी यशराज चौधरी को देते थे, जो कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव वापस लौटा था। दोनों कृतज्ञता से गदगद गांव वालों के चेहरे देखते रह गए। नरेश कहने लगे, ठीक है, अपने देश में अमीर देशों की तरह जगमगाहट तो नहीं, पर अंधेरा भी तो नहीं है। पति की बातें सुनकर निशा बोली, चंद सर्वेक्षणों के आधार पर विकासशील देशों को भ्रष्ट, पिछड़ा हुआ, लाचार और गरीब करार देना अन्याय है। इससे देश के युवा वर्ग में देशभक्ति के बदले नफरत और वितृष्णा बढ़ती है और वो अपने देश से पलायन करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तब तक दोनों के आसपास गांव वाले जमा हो गए। सामने से बाबूजी के साथ केशव, यश, रमादी और बड़े भाई साहब चले आ रहे थे। नरेश ने बाबूजी की ओर चमकती आंखों से देखकर कहा, बाबूजी, इस हिस्से में मैं उभरती युवा प्रतिभाओं के लिए एक रिसर्च सेंटर का निर्माण करूंगा। ये मेरी स्वदेश के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निशा ने बाबूजी की आंखों में खुशी के आंसू देखे। सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया। निशा नरेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, क्योंकि इस बार वो पश्चाताप की आग में नहीं जलना चाहती थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।